आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 8वें भाग गरम तबे पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दारू मैंने कभी पी नहीं, हाथ से छुई भी नहीं। कुंवरी की अटारी में दारू का निषेध था। राजपुरोहित पंडित सोमनाथ ने कुंवरी को दारू के गुण दोष बताए थे, वे मैंने भी समझे थे। कुंवरी बहुत कोमल, समझदार और एक प्रकार से भावुक स्त्री थी। वे दारू से घृणा करती थीं। कभी कभी दारू के विरुद्ध मत भी प्रकट करती थीं। मेरा मत भी कुंवरी से मिलता था। पर मां को मैंने दाता को दारू देते देखा था। दाता सदैव मां के यहां आकर दारू नहीं पीते थे। नित्य वो मां के कमरे में जाते भी नहीं थे। जब आते थे तब बहुत देर बाद केवल सोने के लिए आते थे। उनका आरोगना, दारू पीना, खाना पीना सब बाहर ही होता था। उनके गोले चाकर उन्हें ये सब बाहर ही जुटाते थे। पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि दाता माँ के कमरे में ही दारू पीते, कांसा भी आरोगते और वहीं रात्रि को सोते भी थे। उस दिन माँ को बहुत से नए प्रबंध करने पड़ते। माँ उपटना लगाकर आचूड़ स्नान करती थीं, नई पोशाक धारण करती थीं, इत्र फुलैल लगाती थीं, बढ़िया पान के बीड़े लगते थे। माली बहुत सी फूल मालाएं व गजरे लगाता था। रसोड़े में विविध पकवान और मांस पकते थे। हम सब उस दिन इन सब तैयारियों में जुटे रहते थे। दारू की बोतलें तीसरे ही पहर को निकलवा कर बर्फ में दबा दी जाती थीं। उस दिन दाता भी बड़े ठाठ से माँ के यहाँ आते थे। ये स्नान करके नई पोशाक धारण करते थे। उनके साथ दो चार गोले खवास भी आते थे। मिठाइयाँ, इत्र, फूल मालाएं वो भी लाते थे। उस दिन सूर्यास्त से कुछ पहले ही दाता जनाने में पधार जाते थे। पधारने पर पहरे लग जाते थे। ऊपर चांदनी में जाजिम बिछ जाती, मसनदें जग जाती और भुने हुए मांस प्लेटों में चुन लिए जाते। उस दिन माँ बहुत व्यस्त रहती थीं। व्यस्त हमें भी रहना पड़ता था। पर जब दाता मसनद पर विराजमान हो जाते तब माँ हमें एक संकेत करती थी और हमें छुट्टी मिल जाती थी। दाता के गुलाम चाकर भी छंट जाते थे। एक आध पहरे पर हाजिर रहता, एक आध गोली भीतर। यों दाता माँ के साथ अकेले रहना पसंद करते थे। परंतु इन सब बातों से इस प्रकार से मुझे बड़ा कौतूहल था। दारू के विषय में बुराई तो बहुत सुनती थी, पर दारू की इतनी धूमधाम देख मन में होता था दारू है कोई भारी चीज, और वो कैसे पी जाती है ये देखने जानने की दुर्दम्य लालसा बहुधा मैं मन में दबा नहीं पाती थी, तथा बहुधा छिपकर बहुत रात तक माँ और दाता का दारू पीना देखती रहती थी। बहुत सी बातें मैं जान गई थी, बहुत सी समझ गई थी। दाता आग्रह करके माँ को दारू पिलाते, उसकी जूठी आप पीते। एक दो पैग पीने पर दोनों की चेष्टाएं बदल जाती। उनकी तबीयत, भाव, भंगी, व्यवहार सब छिपकर मैं देखती तो बिना पिए ही मुझे दारू का नशा हो जाता और कलेजा धड़कने लगता। फिर मैं अपनी गुदड़ी में आ पड़ती और सोचा करती कि इसी प्रकार कभी न कभी दारू मुझे भी पिलाना पड़ेगी, किसी न किसी को। पर किसको, मैं ये सोचने लगती थी पर उत्तर न पाती थी। आज अचानक अकस्मात अन्नदाता ने जो मुझसे दारू मांगी और उन संक्षिप्त दो शब्दों की आज्ञा के साथ उनके नेत्रों से जो चमक निकली, उससे तो मेरा कलेजा बांसों उछलने लगा और मैं पसीने में नहा गई। मेरा रोम रोम थर्रा उठा। मैंने सोचा, हे राम, आज अभी अन्नदाता को दारू पिलानी होगी। मेरे शरीर के प्रत्येक रोमकूप नेत्र बन गए थे और उन सब चित्रों को विविध रंगों में देख रहे थे जो मैंने छिपकर माँ और दाता के दारू आरोगने के समय में देखे थे।
इन सब चित्रों में मेरा नवयौवन, मेरी चाह, मेरी लालसा और साथ ही भीत, आशंका, घबराहट, इन सब ने मिलकर मुझे अधमरी कर डाला था। मैं भागी आ रही थी, जैसे सूखा पत्ता आंधी की झपेटा में घूमता पैंच खाता उड़ता है। पर मैं जाऊं कहाँ? दारू मुझे कहाँ मिलेगी? कुंवरी की अटारी में तो है नहीं, दाता से कहना संभव नहीं, वहां भीड़ भाड़ में मेरा पहुंचना संभव न था। फिर मुझे वो सब तैयारी भी तो करनी चाहिए जो मैं छिपकर मां को करते देख चुकी थी। मैंने सोचा, पहले मुझे नहा धोकर पोशाक बदलनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी नहाई, जो पोशाक बढ़िया से बढ़िया हो सकती थी वो पहनी, आंखों में काजल दिया, गालों में विलायती पाउडर लगाया, माथे पर बिंदी। इत्र मेरे पास था, एक रेशमी बड़ा सा रूमाल भी था। उसे मैंने इत्र से सराबोर कर दिया और बार बार उसे मुंह पर फेरने लगी। 50 बार मैं कांच के सामने खड़ी हुई। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं बौखला गई थी, मेरी मत मारी गई थी। मैं अपना मुंह देखते ना घाती थी। मुंह की ही क्या बात, मैं तो अपने अंग के एक एक उभार को देख रही थी। अजी देख नहीं रही थी, आंखों में ही नाप तौल कर रही थी। आज तक मैंने न जाना था कि मैं यौवन की देहरी में कदम रख चुकी हूं। जवानी की कितनी दौलत मेरे पास है, आज पहली बार मैंने देखा। अब आप हंसिए। मैं अपनी उस समूची दौलत को वस्त्रों में लपेटे, अपने निपट अनाड़ीपने से उसे राह में बखेरती गिराती अपनी कोठरी से चली। वहां मैंने कुछ भी न छोड़ा, सब कुछ लाद ले चली और आई मां के पास। मां अकेली पलंग पर लेटी थी, एक खवासेन उनके पैर दबा रही थी। मैंने आते ही घबराहट भरे स्वर में कहा, मां, उन्होंने दारू मांगी है। किन्होंने? अन्नदाता ने। मां ने समझ कर कहा, क्या दाता ने? नहीं, अन्नदाता ने, दरबार ने। मां एकदम चमक कर पलंग पर उठकर बैठ गई। उसने उत्तेजित स्वर में कहा, क्या कहा? दरबार ने दारू मांगी है तुझसे? हाँ मां। मेरा मुंह सूख रहा था, कलेजा धड़क रहा था। मां ने सिर से पैर तक घूर कर मुझे देखा। मैंने जो नया श्रृंगार किया था उस पर उसकी नजर ठहर गई। फिर उसने खवासिन को वहां से चले जाने का संकेत किया। एकांत होने पर उसने धीरे से कहा, तुझे दरबार के दर्शन कहाँ हुए? नजरबाग में। वहां तू क्या करने गई थी? मैंने घबरा कर कहा, मैं यों ही उधर चली गई थी। अन्नदाता क्या वहां थे? वो नजरबाग में टहल रहे थे। और कोई भी वहां था? अकेले दरबार ही थे, और कोई वहां न था। ये कितनी देर की बात है? इसी शाम की। मां ने दीवार की घड़ी पर नजर डाली। 9 बज रहे थे। उसने कहा, अब तो 9 बज रहे हैं। मैंने भी घड़ी की ओर देखा। इतना समय बीत गया, इसका मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। नहाने धोने सिंगार करने में 3 घंटे बर्बाद हो चुके थे। मैं भय से पीली पड़ गई। मां ने कहा, मूर्खा, तुझे तुरंत मुझसे कहना था। वो झपट कर पलंग से उठ खड़ी हुई। खवासिन को उसने आवाज देकर अपनी खास बांदी केसर को तुरंत भेज देने को कहा। कुछ ही देर में केसर आ गई। कोई 25 बरस की छरहरी युवती थी, मां की पलंगदासी, सुंदरी, चतुर और राज सेवा में दक्ष। केसर के आने से पहले मां ने धीरे से मुझसे पूछा, कुंवरी से तो नहीं कहा? मैंने कहा, नहीं। कहना नहीं और होशियार रहना, दरबार को नाराज न कर देना, अकल से काम करना। मैं केसर को तेरे साथ भेजती हूं, लेकिन वो बाहर ही रहेगी। ये कहकर उसने बर्फ में दबी 2 श्रेष्ठ मेवे की दारू की बोतलें निकालकर तौलिए में लपेटकर मुझे पकड़ा दी और मैं उन्हें बगल में दबाकर बोली, मां, इतनी देर जो हो गई, दरबार सो न गए होंगे? ये सब पूछताछ केसर कर लेगी, पर तू क्या दारू देना जानती है? मैंने सिर हिला दिया। मां ने क्षण भर मुझे नख से शिख तक देखा, फिर झटपट 1-2 गहने मेरे कंठ में डाल दिए, एक मोती की लड़ मेरे बालों में खोंच दी, आंख का फैला हुआ काजल आंचल से पोंछ दिया, गालों पर फिर पाउडर लगा दिया और कहा, जा, पर घोड़ी की तरह दौड़ न लगाना, जिससे पसीना पसीना हो जाए। कायदे से जा। मैंने डरते हुए कहा, मां, अन्नदाता गुस्सा करेंगे तब? केसर सब ठीक कर लेगी, जा। मां ने संकेत यही से केसर को सब कुछ कह सुन दिया और मैं चल दी, उन दोनों बोतलों को बगल में दबाए। कलेजा मेरा धड़क रहा था, रक्त की प्रत्येक बूंद उछल रही थी, यंत्रवत मेरे पैर उड़े जा रहे थे। मेरे होश हवास ठिकाने पर थे या नहीं, नहीं कह सकती। मैं जैसे हवा में उड़ी जा रही थी अथवा गरम तवे पर चल रही थी।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 8वें भाग गरम तवे पर को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।